हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5। तो जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले के लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें क्या होता है कि आप अपने घर पे सोलर रूफटॉप पैनल लगाइए और बदले में सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जितना भी खर्चा आएगा उसमें से कुछ परसेंटेज सरकार आपको देगी वापस। तो इस इनिशिएटिव को और बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसका बजट एलोकेशन कितना है, 500 करोड़ का। इसमें क्या बेसिकली सरकार बोल रही है कि जिन व्यक्तियों के पास भी कुछ आइडियाज है जिसकी वजह से क्या होगा कि सोलर रूफटॉप पैनल की जो एनर्जी जनरेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, उन व्यक्तियों को वो एक पैनल एक जगह बुलाएगी, वहां पे उनको बोलेगी कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, इनोवेशन कीजिए इन द फील्ड ऑफ सोलर रूफटॉप। और जितना भी खर्चा आएगा इस इनोवेशन में, जो भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, उसका 60%, उसका 60% और 30 करोड़ दोनों में से जो लेस होगा वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। और जो व्यक्ति का सबसे अच्छा इनोवेशन प्रोजेक्ट होगा उसको कैश अवार्ड मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, जैसे समझ लो मेरी एक कंपनी है एबीसी कंपनी, और मैंने क्या किया, इनोवेशन की इन दी फील्ड ऑफ सोलर रूफटॉप टेक्नोलॉजी की फील्ड में मैंने इनोवेशन की। और जो मेरा प्रोजेक्ट का खर्चा है वो समझो आया 100 करोड़ रुपया। तो सरकार मेरे को कितना देगी, एक तो बोला 60%, 100 करोड़ का 60% कितना हुआ, 60 करोड़। और दूसरा क्या बोला है, फ्लैट 30 करोड़। तो जो इन दोनों में से लेस होगा, तो इन दोनों से लेस कितना है, 30 करोड़। तो मेरे को 30 करोड़ रुपया सरकार वापस कर देगी। वहीं अगर अगर सपोज सपोज अगर मेरी जो इनोवेशन है उसका खर्चा आ रहा है समझ लो 40 करोड़ रुपीज, तो 60% कितना हुआ 40 का, 24 करोड़। और दूसरी तरफ क्या है, 30 करोड़। तो इन दोनों में से कम क्या हुआ, 24 करोड़। तो सरकार मेरे को 24 करोड़ रुपए देगी, मतलब 60% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट और 30 करोड़, विच एवर इज लोअर, उतना सरकार मेरे को देगी एज ए इंसेंटिव। ठीक है, कि ताकि मैं इनोवेशन कर पाऊं फ्रीली इन रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी। और जिसकी इनोवेशन सबसे बेस्ट होगी उसको क्या मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। और इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पे मेरे को बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सी इनकरेक्ट है, क्योंकि कैश रिवॉर्ड जो है वो 2 करोड़ का नहीं है, वो है 1 करोड़ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन सामर्थ्य स्कीम। अब ये सामर्थ्य स्कीम क्या है, स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। बेसिकली ये लॉन्च किस लिए की गई थी, ताकि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो जो और ज्यादा ग्रो कर सके, उसकी कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज की जा सके। और ये कैसे करेंगे, तो सबसे बेसिक तरीका है इसका क्या, जो हमारे यूथ है उनको टेक्सटाइल की ट्रेनिंग देना, टेक्सटाइल सेक्टर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो और ज्यादा इंक्लूड कर सके अपने आप को टेक्सटाइल सेक्टर में, और टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा और ज्यादा बूस्ट कर पाए। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अभी जो हमारी समर्थ्य स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है। तो हमें नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, जो हमारी समर्थ्य स्कीम है इसको एक्सटेंड किया है 2 ईयर से। अब ये कब तक वैलिड रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 495 करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, समर्थ्य स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो समर्थ्य स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी आपके ईयर 2017 में। तो यहां से भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कब तक वैलिड रहेगी, 31 मार्च 2026 तक। और इसका इन 2 साल में क्या टारगेट है, इसका 2 साल में ये टारगेट है कि आने वाले 2 साल में ये लगभग 3 लाख पर्सन को, 3 लाख लोगों को क्या देगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग देगी, ताकि वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी और ज्यादा बूस्ट कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, उसको अप्रूवल दिया है। और स्कीम का नाम क्या है, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, वो मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब दुकानदार, अगर दुकानदार जो है वो अपने कस्टमर से जो पेमेंट ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, जैसे दुकानदार ने सामान बेचा और कस्टमर उनको पेमेंट करेगा, पेमेंट वो पैसे से भी कर सकता है, यूपीआई से भी कर सकता है। तो यहाँ पे सरकार बोल रही है अगर मर्चेंट जो है, दुकानदार जो है वो कस्टमर से पेमेंट यूपीआई के थ्रू करवा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, हर ट्रांजेक्शन पे 0.5%, 0.15% का क्या मिलेगा,
इंसेंटिव मिलेगा, हर ट्रांजैक्शन पे 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा। पर यहाँ पे कंडीशन लगाई है सरकार ने, क्या बोला है, ये सिर्फ लो वैल्यू इंसेंटिव स्कीम है। मतलब अगर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है उसकी पेमेंट क्या होनी चाहिए, उसकी पेमेंट होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 2000। अगर 2000 से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है तब दुकानदार को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो 2000 या 2000 से कम की है तो उसको हर ट्रांजैक्शन पे 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, 0.15% का इंसेंटिव मिलेगा पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने की भी ट्रांजैक्शन करेगा उसका 0.15% इंसेंटिव मिलेगा किसको, दुकानदार को। पर पेमेंट कितने की होनी चाहिए, 2000 या उससे कम की। 2000 से ऊपर की होगी तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने बोला है कि बैंक्स क्या करेंगे, मर्चेंट्स को 0.15% पर ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे इस स्कीम के लिए टोटल बजट कितना अनाउंस किया सरकार ने, तो टोटल बजट एलोकेट किया है 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ का। अब यहाँ पे बैंक्स ने बोला देखो अगर हम कस्टमर मर्चेंट को 0.15% का इंसेंटिव देते रहेंगे तो हमारा तो लॉस हो जाएगा, तो हमारे को क्या फायदा। तो सरकार कह रही है टेंशन मत लीजिए, आप इंसेंटिव दीजिए, आपकी भरपाई जो है वो हम कर देंगे, आपको पैसे हम रीइंबर्स कर देंगे। वो कैसे, इसके लिए भी सरकार ने कंडीशन रखी है। देखो एक बैंक है समझ लो, इसका जो भी खर्चा है, समझ लो इसका खर्चा आया 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया इसका इंसेंटिव में। इसने एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 2024 से 25, 2024 से 25 में इसने अपने मर्चेंट्स को जितना भी इंसेंटिव दिया उसका खर्चा आया 100 करोड़। तो यहाँ पे सरकार का बोलना है अगर बैंक का जितना भी खर्चा आएगा इंसेंटिव देने में उसका 80%, 80% यानी कि 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए तो हम आपको सीधा ही रिम्बर्स कर देंगे। उसमें हम कुछ भी चीज नहीं चेक करेंगे, आपको सीधा ही जितना भी आपका टोटल खर्चा आया होगा इंसेंटिव में उसका 80% हम आपको ऑन दी स्पॉट ही दे देंगे। पर जो बचा हुआ 20% है उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है। क्राइटेरिया कैसे रखा है, अगर हम बात करें पहले 10% की, तो इस ये 10% आपको कब मिलेगा, अगर अगर आपका टेक्निकल डिक्लाइन की वजह से जो पेमेंट डिक्लाइन हुई है वो 0.75% से लेस होनी चाहिए। कभी कभी आता नहीं है, योर पेमेंट हैज बीन डिक्लाइन ड्यू टू टेक्निकल एरर, ऐसे करके आता है। तो अगर आपके बैंक की जो पेमेंट्स है जो डिक्लाइन हुई है ड्यू टू टेक्निकल एरर वो 0.75% से लेस है तो आपको ये 10% मिलेगा। और जो बचा हुआ 10% है वो कब मिलेगा, अगर अगर आपका सिस्टम जो है वो ऑनलाइन रहा हो 99.5% से ज्यादा बार, 99.5% से ज्यादा बार अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन रहा हो, अप टाइम रहा हो, तो ही आपको ये बाकी का 10% मिलेगा। मतलब जितना भी बैंक का खर्चा आया होगा इंसेंटिव देने में उसका 80% तो सरकार आपको ऐसे ही दे देगी बिना कुछ पूछे आपसे। बाकी जो 20% है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। पहला 10% कब मिलेगा, अगर आपका जो टेक्निकल एरर की वजह से पेमेंट डिक्लाइन हुई है वो 0.75% से कम होनी चाहिए। दूसरा 10% कब मिलेगा, आपका जो बैंक का सर्वर है वो 99.5% से ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहा होना चाहिए। और सरकार का टारगेट क्या है इसके थ्रू सरकार का टारगेट है 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करना, टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। अभी यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली क्या किया है, अप्रूव किया है रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, और इसमें एडिशनल बजट एलोकेट किया है कितने का, 1000 करोड़ का। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि टोटल बजट एलोकेटेड कितना किया गया था इस प्रोग्राम के लिए इन द स्टार्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, जो कि कब से कब तक होता है हमारा 2021 से लेके 2026, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक, उस दौरान इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 2790 करोड़। अब ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये आपका लॉन्च कौन से ईयर में होता, लॉन्च हुआ था आपका ईयर 2014 में। ठीक है, और यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। देखो इस प्रोग्राम के दो कंपोनेंट है, एक है आपका कंपोनेंट ए जिसका फोकस एरिया क्या है, जो हमारा डेयरी है, ठीक है, डेयरी होता है, डेयरी फार्म्स जो होते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंपोनेंट ए है। और कंपोनेंट बी किस चीज के लिए, कंपोनेंट बी है हमारा जो हम डेयरी करेंगे वो थ्रू किसके थ्रू करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीटीसी। और ये जो कंपोनेंट बी है ये किसकी पार्टनरशिप के साथ चलेगा, ये चलेगा जीका की पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जीका क्या है आपका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी,
उसके थ्रू चलेगा कंपोनेंट बी। तो ये दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है किसके, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली क्या किया है, ये जो आरजीएम मिशन था इसको भी रिवाइज किया और इसके लिए भी एडिशनल आउटले कितने का किया है, 1000 करोड़ का। तो हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि जो आरजीएम मिशन था अंडर 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3400 करोड़। अब यहाँ पे देखो जो आरजीएम मिशन है ये भी आपका लॉन्च कब हुआ था, ईयर 2014 में। अब यहाँ पे आरजीएम मिशन में क्या बोला है, सरकार क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किसको, किसके लिए, हाइपर रेयरिंग सेंटर्स के लिए। जो व्यक्ति हाइपर रेयरिंग सेंटर बनाएगा उसको क्या मिलेगा, 35% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा सरकार की तरफ से। अगर एक हाइपर रेयरिंग सेंटर बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है उसका 35% फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद कहां से मिलेगी, सरकार की तरफ से मिलेगी उस व्यक्ति को जो हाइपर रेयरिंग सेंटर बना रहा है। तो यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या होता है, फीमेल काउस। वो फीमेल्स काउ जिन्होंने एक बारी भी अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया होता है, उन फीमेल्स काउ को क्या बोलते हैं, हाइपर। फिर यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, जो हमारे फार्मर्स है, जो हमारे फार्मर्स है और वो अपनी हाइफर्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, HGM IVF मेथड फॉर डिलीवरी ऑफ बेबीज। HGM क्या है आपका, हाई जेनेटिक मेरिट, IVF मेथड का यूज कर रहे हैं। वैसे फार्मर्स को क्या दिया जाएगा, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3%, जितना भी लोन का रेट होगा उसमें से 3% कौन देगा, सरकार देगी। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऐसे फार्मर्स को जिन्होंने लोन ले रखे होंगे मिल्क यूनियन से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और कौन से फार्मर, जो अपनी हाइफर्स के लिए, हाइफर्स की डिलीवरी के लिए, हाइफर्स के बेबी की डिलीवरी के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, HGM IVF मेथड, हाई जेनेटिक मेरिट IVF मेथड का यूज कर रहे हैं, उनको मिलेगी 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना इन पल्सेस। पल्सेस बेसिकली दाल होती है हमारी, पल्सेस क्या होती है, हमारी दाल होती है। ठीक है, उसमें हमारे को आत्मनिर्भर बनाना ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करवानी पड़े पल्सेस, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना बाय ईयर 2029। तो इस मिशन में, जो मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस है, इसमें 3 दालों का जिक्र हुआ है। मेन जो दालें हैं वो कौन सी हैं, 3 दालों का जिक्र हुआ है, 3 पल्सेस का जिक्र हुआ है। वो कौन कौन सी है हमें ये बतानी है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस आत्मनिर्भर भारत मिशन में अनाउंस नहीं किया गया है। तो देखो जो 3 दाल हैं, 3 पल्सेस हैं, वो कौन कौन सी है, एक है आपकी तूर, एक है आपकी उर्द और एक है आपकी मसूर। इन 3 दालों के बारे में बोला गया है फॉर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, चने का जिक्र नहीं हुआ है। तो इस मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस के लिए, इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, इसके लिए आपका बजट एलोकेट किया गया है वो कितना है, 1000 करोड़ रुपीस का। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम पहले से ही MSP पे प्रोक्योरमेंट करेंगे इन 3 दालों का। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहले से गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि हम आपकी दाल जो है, आप फसल उगाइए, हम आपकी दाल इतने पैसों पर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाएगा इन 3 दालों के लिए फॉर मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस। ठीक है, तो ये 3 दालों का जिक्र है, तूर, उर्द एंड मसूर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जो कि अनाउंस किया गया था बजट में। अब यहाँ पे मिशन फॉर जो कॉटन प्रोडक्टिविटी है, इसमें भी इंडिया का क्या टारगेट है, इंडिया ज्यादा से ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर पाए। और कॉटन भी कौन सा, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ताकि जो है इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो और ज्यादा बूस्ट कर पाए। ज्यादा से ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करके हम टेक्सटाइल सेक्टर को देंगे और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो और ज्यादा बूस्ट कर पाए, और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है इन टेक्सटाइल सेक्टर वो और इंक्रीज कर जाए। तो ये जो मिशन है ये कितने साल के लिए अनाउंस किया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये इस मिशन की ड्यूरेशन है 5 इयर्स। ये मिशन अनाउंस किया गया आपका 5 साल के लिए। तो देखो यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन की जो रेशियो होती है उसकी लंबाई के अनुसार उसको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है।
तो एक होता है आपका वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन, फिर शॉर्ट स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। और इनको कैटेगराइज किया गया है जो रेशे होते हैं, कॉटन की रेशे होते हैं उनकी लंबाई के अनुसार। तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली बस ये 5 नाम एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल की, तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन सा स्टेट करता है, वो करता है कर्नाटका। और वहीं अगर मैं कॉटन की बात करूं तो सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में, ठीक है। अब ये जो मिशन है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये बेस्ड है आपका किस पे, 5F पे। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, 5F पे बेस्ड है ये कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। और ये 5F कौन कौन से हैं, एक है आपका फार्म, फिर एक है फाइबर, फिर एक है फैक्ट्री, फिर एक है फैशन, और फिर लास्ट है फॉरेन। अब इसका मतलब क्या है, देखो फार्म में हम कॉटन को उगाएंगे, फिर उस कॉटन से हम फाइबर बनाएंगे, फिर फाइबर को हम फैक्ट्री में भेजेंगे, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में भेजेंगे, फिर वो उसके फैशन डिजाइनर्स कपड़े बनाएंगे, और फिर उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये 5F पे बेस है हमारा कौन सा, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है वो 5F पे बेस्ड है। तो इन नीचे दिए गए में से कौन सा 5F का पार्ट नहीं है, तो किसी में आपका फार्म की जगह कुछ और लिख देंगे, ठीक है, फंड लिख देंगे, फंड्स। तो आपको ऐसे बाकी 4 ये ऑप्शन दे देंगे, 5वां फंड्स दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा जो है वो 5F का पार्ट नहीं है। तो ये 5Fs के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन रेजिना डायलॉग, जो अभी हमारा 10th रेजिना डायलॉग कंडक्ट हुआ है। 10th रेजिना डायलॉग कंडक्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो जो हमारा रेजिना डायलॉग था, रेजिना डायलॉग ये स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है हमारा ईयर 2016 में। और इसका नाम रेजिना क्यों पड़ा है, क्योंकि रेजिना हिल्स जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में रेजिना हिल्स लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, रेजिना डायलॉग। और ये एनुअली हर साल कंडक्ट होता है कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो इस बार के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। और इस जो ये जो हमारा रेजिना डायलॉग था 10th एडिशन, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी हमारी काल चक्र, काल चक्र, पीपल, पीस, प्लैनेट। ये थी इस बार की थीम, ठीक है। और जो हमारा ये रेजिना डायलॉग होता है, ये किसके बेस की, कौन सी, मतलब इसमें जो डिस्कशन होता है और फैसले लिए जाते हैं वो किस स्ट्रक्चर पे लिए जाते हैं, 6 थीमेटिक पिलर्स पे, 6 थीमेटिक पिलर्स पे। और ये जो रेजिना डायलॉग है ये कंडक्ट कौन करवाता है हमारा, तो ये कंडक्ट करवाता है 2 पार्टीज मिलकर, कौन कौन सी, एक तो है आपकी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और ये किसके साथ मिलकर करवाती है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये दोनों मिलकर कंडक्ट करवाते हैं हमारे रेजिना डायलॉग। तो इस बार का रेजिना डायलॉग कौन सा था, 10th एडिशन था, ठीक है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, काल चक्र, पीपल, प्लेस, प्लेनेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पीएम मित्रा पार्क्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 7 पीएम मित्रा पार्क्स बनाएंगे। अब यहाँ पे पीएम मित्रा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो ये जो 7 पार्क बनाए जाएंगे, इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4445 करोड़ रुपीस। और ये 7 पार्क्स कौन कौन से स्टेट में बनाए जाएंगे, तो उनके नाम यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, एक बारी हल्की हल्की नजर मार लेना। तो ये जो पीएम मित्रा पार्क्स है, ये किस न्यूज के अलाइनमेंट में बनाए जा रहे हैं, जो अभी हमने कॉटन मिशन पढ़ा ना, उसमें क्या था हमारा 5F। तो ये पीएम मित्रा पार्क्स जो बनाए जा रहे हैं, ये भी किस मेथड पे बनाए जा रहे हैं, 5F पे बनाए जा रहे हैं। देखो 5F में क्या था, सबसे पहले था आपका फार्म, फिर था आपका फाइबर, फिर थी आपकी फैक्ट्रीज, फिर था आपका फैशन, और फिर था आपका फॉरेन, ठीक है। ये था जो हमारा कॉटन मिशन है, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा कॉटन मिशन किस पे फोकस करेगा, फार्म एंड फाइबर पे। वो फार्म से क्या करेगा, मैक्सिमम कॉटन प्रोड्यूस करेगा और उसको फाइबर में कन्वर्ट करके किसको सप्लाई करेगा, फैक्ट्रीज को सप्लाई करेगा। और ये जो हमारा पीएम मित्रा पार्क है, ये किस पे फोकस करेगा, फैक्ट्रीज एंड फैशंस पे। मतलब वो फाइबर इकट्ठा करेगा, कॉटन मिशन के थ्रू जो फाइबर आएगा उसको इकट्ठा करेगा, फैक्ट्रीज में डालेगा, वहां से नए नए कपड़े मंगाएगा, अप्रैल नए नए कपड़े बनाएगा, और फिर उसको फॉरेन में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो इसलिए ये 7 मित्रा पार्क्स बनाए जा रहे हैं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल पार्क्स, ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया इसके लिए, 4445 करोड़ रुपीस का,
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अभी जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है किस लिए बनाई गई है, ताकि जो इंडिया का यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, उसको टॉप 500 कंपनीज में, इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाना, उनको पेड इंटर्नशिप करवाना इन इंडिया की टॉप 500 कंपनीज। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस किया है पीआईबी ने कि कौन कौन इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। वो यूथ जिसकी एज कितनी है, 21 से 24, फिर उसके पास कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, पार्ट टाइम होगी चलेगा, फुल टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए, ना ही तो वो किसी इनरोल्ड एजुकेशन प्रोग्राम में इनरोल्ड होना चाहिए, मतलब जैसे कि आईटीआई कर रहा हो बच्चा, वो नहीं, जिसने आईटीआई कंप्लीट कर रखी होगी वो एलिजिबल होगा, ठीक है। फिर उसकी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति जो है वो 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए पर एनम, और किसी की भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। तो वैसे लोग क्या होंगे, इस पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। पर यहाँ पे एक कंडीशन और लगाई है सरकार ने कि कोई ग्रेजुएट जो कि कहां से हो, आईआईटी, आईआईएम, इन सब इंस्टीट्यूट से अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर अगर किसी के पास ये वाली डिग्रीज हैं तो वो भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और अगर कोई पहले से किसी और किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में इनरोल्ड है, ठीक है, तो वो भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इनरोल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फायदा क्या है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, आपको इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में एक तो इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, फिर आपको फर्स्ट टाइम असिस्टेंट है, फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए जो आपको पैसे मिलेंगे सरकार की तरफ से वो कितने मिलेंगे, 6,000 रुपीज। उसके बाद आपको हर मंथ जो है, हर मंथ 5,000 रुपए मिलेंगे इंटर्नशिप करने के, जिसमें से 4,500 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 500 रुपया कौन देगा, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो कंपनी देगी। तो मतलब 5,000 आपको हर महीने मिलेंगे ड्यूरिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। 12 महीने की ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होगी और आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, किसके तहत, अंडर पीएमजेजेवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें एंट्री एज कितनी होती है, 18 इयर्स, एंड मैक्सिमम एज कितनी होती है, 50 इयर्स, और इसका प्रीमियम कितना होता है, 436 रुपए। इसमें आपकी जैसे मर्जी डेथ हो जाए, नॉमिनी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर, मतलब 2 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए का उसको पेमेंट दी जाती है। अगर आपको कुछ हो गया, आपको जैसे मर्जी डेथ हो, जैसे मर्जी नेचुरल डेथ, कैसे भी डेथ हो, तो जो आपने नॉमिनी बनाया होगा उसको क्या मिलेंगे, 2 लाख रुपए। और दूसरी होती है पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें एंट्री एज होती है 18 एंड मैक्सिमम एज कितनी होती है, 70। 18 से 70 साल के लोग इसको ले सकते हैं। इसकी फीस कितनी होती है, एनुअल चार्जेस 20 रुपए। और इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो दोनों केसेस में नॉमिनी को कितना मिलता है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगर आप इस पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इस इंश्योरेंस स्कीम के भी पार्ट बन जाओगे, आपके ऊपर ऑटोमेटिकली ये इंश्योरेंस स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब आप ऑटोमेटिकली इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड रहोगे, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।